हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10th लास्ट टाइम हमने आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की पूरी एक्सप्लेनेशन उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसे देख के आइए। आज हम करने वाले हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपको कि आपको एरिड सॉइल के बारे में बताना है, उसके 3 फीचर बताने हैं। तो एरिड सॉइल आपका कहां होता है? एरिड रीजन में होता है। एरिड रीजन क्या होता है? जहां पे बारिश बहुत कम होती है। तो सबसे पहले अगर फीचर अगर देखें तो पहला फीचर ये है कि इसका कलर जो है रेड टू ब्राउन के बीच में वेरी करता है। अगला, इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? स्लाइन होता है। आगे कि सॉइल के अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है और फास्ट इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। अब ह्यूमस क्या होता है? आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी कोई प्लांट या फिर एनिमल डिकम्पोज हो जाता है तो डिकम्पोज होने के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए काफी इसेंशियल चीज होती है। ठीक है, आगे कि द लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर्स बिकॉज ऑफ हाई कैल्शियम कंटेंट। नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें बहुत सारे आपके कंकर्स पाए जाते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आगे, इट रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन लोअर लेयर्स। आगे क्या है कि जो ये मिट्टी है वो पानी को बहुत नीचे जाने से रोकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंकर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो क्या कर लेते हैं? वाटर को बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने देती है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन। आपको बताना है या पॉल्यूशन को किस तरीके से कम कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हमारे लेवल पे देखा जाए तो हम ये करते हैं कि अगर हम पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ की जो पत्तियां हैं वो नीचे फैली होती है। तो कुछ लोग होते हैं उसमें जाके माचिस लिए और उसमें जाके आग लगा दी। अब उससे होगा क्या कि जो पूरा इन्वायरमेंट है, जो पूरा इन्वायरमेंट वो क्या हो जाएगा? आपका पॉल्यूट हो जाएगा, पूरा एयर जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे हमें अपने पेरेंट्स को या नेबर्स वगैरह को समझाना होगा कि वो क्या करते हैं कि जब भी या तो नॉर्मल भी होता है कि घर का कचरा उठाया और उसको ले जाकर कहीं पे किसी भी वाटर बॉडी में जाके डंप कर दिया, जैसे कोई भी पास में नाला है, नहर है, नदी है, उसमें जाकर बहा दिया। और ये पूजा के टाइम बहुत ज्यादा, जब हम कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं तो जो भी उसका फूल माला जो भी बचता है उसको जाकर हम नदी में बहा देते हैं, तो इस वजह से उनका पॉल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, आगे तो वो हमें कम करना है। आगे देखते हैं कि जो हमारे घरों में आपके स्टोरेज टैंक्स वगैरह होते हैं उनको भी पॉल्यूट होने से हमें बचाना है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि डिस्क्राइब एनी 3 मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग लैंड डिग्रेडेशन। आपको बताना है कि हम किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, मेजर कौन कौन से ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है आपका अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, कि हम जितना ज्यादा, अफॉरेस्टेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आगे ग्रेजिंग लैंड को हम कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे। कि ऐसा नहीं कि हर चीज, अब क्या होता है कि जानवर जब किसी घास को चढ़ने जाते हैं तो बिल्कुल जड़ से भी उखाड़ लेते हैं, उसके वजह से क्या हो जाता है कि जो मिट्टी होती है सूख जाती है, जब भी हवा पानी चलता है तो उसके साथ वो बह जाता है। तो हमें उसी को मैनेज करना है, जो ग्रेजिंग लैंड्स वगैरह है। आगे प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट फॉर स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स। हाँ ठीक है, आगे क्या है इसमें कि जैसे आपने देखा होगा कि जहां पे कोई रेतीला अगर जगह है तो रेतीली जगह के आसपास हम अगर हम पेड़ लगा दें तो फिर क्या होगा? वो रेत वाला जो पोर्शन है, सैंड वाला पोर्शन है, वो हवा के साथ बह के दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। मान के चलो कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ सैंडी कोई फील्ड है और इस तरफ घास वास उगी हुई है, तो उसके बीच में अगर हम कोई पेड़ की बेल्ट नहीं लगाएंगे तो पूरा का पूरा सैंड जो है उड़ के कहाँ चला जाएगा? वो जहां पे घास उग गई थी उस तरफ चला जाएगा और उसको भी क्या कर देगा? अपनी तरफ वो डेजर्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो बीच में हमें ऐसे शेल्टर्स वगैरह बनाना होता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए, वेस्टलैंड में कन्वर्ट ना हो जाए। आगे क्या आपका कि
प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इन इफ्लुएंट्स, मतलब माइनिंग एक्टिविटीज को हमें कंट्रोल करना होगा। अब माइनिंग एक्टिविटीज आपने देखा होगा कि जहां पर भी होता है तो बहुत बड़े एरिया में माइनिंग होती है। अब वहां पे क्या होता है कि जमीन को खोद खोद के बहुत नीचे तक ले जाते हैं, तो वो भी पूरा बर्बाद हो गया। प्लस में वहां से जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं वो जाते हैं आसपास के खेतों पे, आसपास के जंगलों में, जहाँ के वहाँ की मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो खराब कर देते हैं। तो इस वजह से माइनिंग एक्टिविटी के साथ मतलब माइनिंग एक्टिविटी की वजह से बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद जो आपके इंडस्ट्रियल आपके केमिकल्स वगैरह जो भी कुछ निकलते हैं, तो उसको अगर प्रॉपर हम न्यूट्रलाइज करके डिस्चार्ज ना करें तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसमें तो आपका लैंड में भी प्रॉब्लम आती है और दूसरा आपका वाटर बॉडीज में भी अगर डिस्चार्ज किया जाए तो वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आगे एडॉप्टिंग इफेक्टिव प्लगिंग टेक्निक, जो खेतों की जुताई होती है उसके लिए हमें ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम थोड़ी बहुत जो है वो लैंड को डिग्रेड होने से बचा लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे आपको बताने हैं कि कौन कौन से आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका जो आता है टाइप में रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका वाटर हो गया, मतलब हाइड्रो पावर हो गई, उसके अलावा आपका सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, सब किस में काउंट होते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। ठीक है, जिसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, आगे आता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, वर्किंग मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब वही है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हो गया, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, तो उनको तो हम दोबारा कैसे यूज कर पाएंगे? एक बार अगर हमने यूज कर लिया तो खत्म हो गया, अगर वैसे दोबारा चाहिए तो उसको बनने में बहुत साल लग जाएंगे। तो बेसिकली किस में काउंट होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। ठीक है, जैसे मिनरल्स हो गया, कोयल एक्स्ट्रा वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्सेज? रिसोर्स होता क्या है? गिव एग्जांपल्स। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बेसिक से, कि रिसोर्सेज होता है क्या है कि जो भी चीज हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, जो भी मटेरियल हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज। बट यहाँ पे तीन कंडीशन है। पहला क्या हो गया कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके थ्रू हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि यूरेनस प्लेनेट पे डायमंड की बारिश होती है, और आपको पता है अर्थ पे कितनी ज्यादा डिमांड है डायमंड की, लेकिन क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम उसको लेके आ पाएंगे? तो नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको रिसोर्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये समझ आया। अगला है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये है कि अगर हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, निकाल के लाने जा रहे हैं, तो हमारी जो निकालने की कॉस्ट है वो ज्यादा ना हो जाए उसकी वैल्यू से। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इकोनॉमिकली फिजिबल। लास्ट क्या आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब मार्केट में भी उसकी डिमांड होनी चाहिए। हम निकाल के ले आए और उसकी मार्केट पे डिमांड नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है कोई भी चीज और वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? वो रिसोर्सेज। जैसे बहुत सारे आपके मिनरल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसी। ठीक है, तो समझ आई आपको? बढ़िया, आगे चलते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। आपको बताना है कि जो रिसोर्स की प्लानिंग है वो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अगर हम किसी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो वो जो रिसोर्स है आपका, उसको हम ओवर यूज ना करें। ठीक है, मतलब वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच पाए, थोड़ी सी सेव हो पाए। दूसरा, उस रिसोर्सेज को यूज करने की वजह से
हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अगर हम किसी रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच एम एट डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड एट द सेम टाइम conserving for the future generation. Therefore resource planning is necessary for judicious, rational and equitable distribution and proper utilization of resources. तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, रिसोर्सेज को हम इफिशिएंटली और बहुत सही तरीके से यूज कर पाएंगे, मतलब हमारे अलावा बाकी लोग भी यूज कर पाएंगे, जुडिशियस यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसेंशियल फॉर ये मतलब सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या, आपका रिसोर्स की प्लानिंग। अगर हम बिना प्लानिंग से करेंगे तो सारी चीजें तो खराब होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। देखते हैं कौन कौन से 3 आपके स्टेजेस है। तो पहले स्टेज में क्या होता है आपका, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। These involve surveying, mapping, and the qualitative and quantitative estimation and measuring of the resources. देखो, अगर हम रिसोर्स को अगर हमें रिसोर्स चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे रीजन में जाएंगे और उसकी खोज करेंगे, वो करेंगे, उसकी डिस्कवरी करेंगे, खोजेंगे। अगर हमें मिल गया तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब उसको खोजने के लिए हमें सर्वेइंग करना पड़ता है, मैप वगैरह की हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी है, क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो पहले हम खोजेंगे, फिर हम देखेंगे उसकी क्वांटिटी क्वालिटी क्या है, वो सारी चीजें। जब ये हो जाएगी उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और फिर हम उसको जाके निकाल कर लेके आ जाएंगे। जब हम निकाल के लाए, उसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज किया, तब फिर हम ये देखेंगे कि वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में किस तरीके से यूज हो सकता है। ठीक है भाई, तो मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद मैच करेंगे कि वो कहां यूज हो सकता है। तो ये 3 आपका क्या होता है, स्टेजेस होते हैं आपके रिसोर्स प्लानिंग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज लैंड एज ए रिसोर्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें तो सिंपल सी पॉइंट है ना कि लैंड पे तो हम रहते हैं, अपना जितनी भी ग्रेन्स हमारे खाने की चीजें वो भी लैंड पे ही होती है, फैक्ट्रीज वगैरह जो भी कुछ होती है सब लैंड पे होता है। तो बिना लैंड के तो हम एज्यूम नहीं कर सकते ना कुछ। देखते हैं 95% ऑफ द आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर derived from land. We live on land and use it in different ways. Example, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो we perform our economic activities on land. It support natural vegetation, wildlife and human life. हम जमीन पे ही सर्वाइव करते हैं, वेजिटेशन सारा, वाइल्ड लाइफ सब कुछ कहाँ रहता है, लैंड पे ही रहता है। तो हम इसके बिना तो कुछ एज्यूम ही नहीं कर सकते ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कि राइट 6 ह्यूमन एक्टिविटी विच हैव कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन। आपको 6 मतलब 6 आपको एक्टिविटीज बतानी है जिसकी वजह से मतलब ह्यूमन की वजह से जो होता है वो लैंड का डिग्रेडेशन होता है। तो डिफोरेस्टेशन उसमें पहले आता है, ओवरग्रेजिंग हो गया आपका, माइनिंग एक्टिविटीज, ये सारी क्या होती हैं, कॉज होते हैं आपकी किसकी, लैंड डिग्रेडेशन का। डिफोरेस्टेशन कौन करता है, हम ही तो करते हैं, हम ही जाते हैं जंगलों में और पूरा का पूरा जंगल साफ कर देते हैं। आगे ओवरग्रेजिंग, अपने बहुत सारे हमने कैटल्स वगैरह पाले अपने प्रॉफिट के लिए, है ना, दूध निकालेंगे बेचेंगे और बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट है वो सारी चीजें बेचेंगे, तो उसके लिए हम घास वगैरह चरवाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा होता है उसकी वजह से। अगला माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड आफ्टर द एक्सकेवेशन, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। अब इसके क्या होता है, जब भी हमारा माइनिंग एक्टिविटी होती है तो माइनिंग एक्टिविटी में बहुत बड़े एक रीजन को हम क्या कर देते हैं, खोद खोद के उसके अंदर सारी चीजें निकाल देते, तो बहुत डीप में चला जाता है। ठीक है, माइनिंग प्रोसेसिंग प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डस्ट इन द एटमोस्फेयर
which on sitting down on the land retards the process of infiltration of water into the soil। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि माइनिंग एक्टिविटी से बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, उड़ने के बाद वो कहाँ जाते हैं, आसपास वाले रीजन में बैठ जाते हैं। अब कहाँ बैठ जाते हैं, जितने भी आपका अगर वाटर बॉडी होती है तो उसमें मिल जाता है, उसके पीएच लेवल को जो है वो वेरी करने लग जाता है। उसके बाद आपके सॉइल के अंदर मिल जाते हैं वो सारी चीजें, तो उसका भी पीएच लेवल जो खराब कर देता है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है माइनिंग से। ओवर इरिगेशन लीड्स टू वाटर लॉगिंग विच इंक्रीज सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन दी सोइल। अब ओवर इरिगेशन में एक प्रॉब्लम है, ओवर इरिगेशन की वजह से क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा जम जाता है, और जमा हुआ पानी में क्या हो जाता है, आपकी उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एल्कलिनिटी भी बहुत ज्यादा उसमें बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होते हैं, सच वेट्स कॉज लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। अब पहले हमने पढ़ा कि जो आपके केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई वो क्या कर देती है, बहुत सारा जो अपना वेस्ट होता है वो ऐसे ही बिना उसको मतलब न्यूट्रलाइज किए ही उसको डंप कर देती है किसमें, वाटर बॉडीज में या फिर जमीन पे। तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है भाई, अगला चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है राइट सम मेजर्स वे टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो इसमें बताया था, ये तो हमने पहले पढ़ा था नहीं, अफॉरेस्टेशन हो गया, उसके बाद आपको माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, रोकना है। ठीक है, उसके अलावा क्या था कि जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है इंडस्ट्रीज से उसको कंट्रोल करना है। तो वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, आप पढ़ लेना इसे। ठीक है, अगला है राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। आपको किसके बारे में बताना है, एलुवियल सॉइल को। एलुवियल सॉइल ही हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इवन कि 45% जो टोटल सॉइल है वो क्या है आपका एलुवियल सॉइल ही है। ठीक है, अब कैसी आती है, तो होता क्या है कि जब भी कोई रिवर किसी माउंटेनियस रीजन से आती है तो वो अपने साथ बहुत सारा क्या कर देती है, पहाड़ों को तोड़ते हुए बिल्कुल सैंडी पार्ट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ती हुई अपने साथ लाती है। अपने साथ तो बहुत सारी मिनरल्स वगैरह साथ लाती है, और उसको जब ग्राउंड पे आती है वो मतलब प्लेन रीजन में आती है तो सारा का सारा अपने साथ जो डिपॉजिट लाके वहां पर जमा कर देती है। तो वही आपका क्या बनता है, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, दे कंसिस्ट ऑफ वेरियस proportions of sand, silt and clay, they contain adequate proportion of potash, lime and phosphoric acid, they are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इसकी, और ये पौधों की ग्रोथ के लिए इसमें जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें इसमें होती हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड। अब ऑब्वियस सी बात है, जहां पे सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो वहां पे लोग जाके वहां पे सेटल हो गए, तो वहां पे डेंसिटी जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो भी बहुत ज्यादा होती है। सॉइल इन द ड्रायर एरिया आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। तो आपको ये समझ आया एलुवियल सॉइल का कि मतलब बहुत ज्यादा सबसे फर्टाइल यही होता है। और जब आपका जैसे गंगा वाला रीजन है ना, गंगा ड्रेनेज सिस्टम वाला, तो गंगा के आसपास का जितना रीजन है उसमें समय क्या पाया जाता है, एलुवियल सॉइल। तो इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है भाई, आगे है व्हाट इज सॉइल इरोजन, राइट द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। आपको बताना है सॉइल इरोजन क्या होता है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, जब सॉइल की अपर लेयर जो होती है वो हट के और दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, अभी क्यों होता है, तो ये आपका एयर की वजह से भी होता है। ठीक है, मतलब इसके फैक्ट मतलब किन किन चीजों की वजह से होता है, तो इसमें एयर की वजह से होता है और वाटर की वजह से मेनली होता है। ठीक है, तो द denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। जो मैंने आपको बताया कि अपर लेयर उसकी हट जाती है। The process of soil formation and erosion goes on simultaneously and generally there is a balance between the two, है ना। एक जैसे उड़ के गई,
अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि राइट व्हाट इज द सॉइल इरोजन, राइट द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। आपको बताना है सॉइल इरोजन क्या होता है और कौन कौन से उसके कॉजेज होते हैं। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, जो सॉइल होती है उसकी जो अपर लेयर होती है उसका अपनी जगह से उठ के कहीं और चले जाना, ये क्या कहलाता है, आप उसका सॉइल इरोजन कहलाता है। अब क्यों होता है ये, तो ये वाटर की वजह से होता है, जब वाटर आता है अपने साथ बहा के लेके चले जाता है, या बहुत ज्यादा मतलब तेज विंड फ्लो होती है तो उसको क्या कर जाती है, उड़ा के अपने साथ ले जाती है, ठीक है। तो वही बताया गया इसमें आगे, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गोज ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। अब क्या होता था पहले, जब डिफोरेस्टेशन जो मतलब पेड़ों की कटाई जो होती है, डिफोरेस्टेशन जो होती है वो कम हुआ करती थी, ठीक है। तो उस टाइम जिस प्रोसेस से लैंड का डिग्रेडेशन होता था उसी ही रेट से आपका क्या होता था, सॉइल का फॉर्मेशन भी होता था, तो बैलेंस बना रहता है, जितना आपका उड़ के गया उतना ही वापस बन जाती थी। बट अभी क्या हो जाएगी, ह्यूमन के इंटरवेंशन की वजह से जब से हमने डिफोरेस्टेशन की रेट को बढ़ा दिया है और बाकी एक्टिविटी भी बढ़ा दिया, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बैलेंस बिगड़ चुका है, हाँ डिस्टर्ब हो चुका है बैलेंस, लीडिंग टू सॉइल इरोजन। द मेन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एंड ऑल्सो नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर आर ऑल्सो द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। समझ आया ये? तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूरा लेक्चर देखने के लिए।